अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। जैसा मैंने कहा था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और सरीना ईसा के हवाले से जो जुल्फ़कार अहमद कमिश्नर इनकम टैक्स, उनका रिकॉर्डर जो है वो मिसेस सरीना ईसा ने ऑलरेडी रिकॉर्ड पे लगा दिया हुआ है, तो वो अब अवेलेबल है, यानी वन कैन ईज़िली गो थ्रू इट। दोस्त हैं, उन्होंने जो देखा, जो डिटेल मेरे से शेयर की, वो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन इस पे प्रोग्राम एक दो और तफसीली होंगे। पहले प्रोग्राम के अंदर मैंने जनरलाइज आपको सारी बात बता दिया और सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब इस ऑर्डर को सामने रख के जो फैक्ट सारे सामने रिवील हुए हैं ना, वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद होगा 23 अप्रैल की समाअत जब मुलतवी हुई तो फेडरेशन के वकील, वफाकी हुकूमत के वकील आमिर रहमान से 3 सवाल जो जस्टिस काजी फ़ायज़ा से पूछे गए, जिन्होंने इनकार कर दिया था और 9 सफ़ों का जवाब फाइल कर दिया था, इधर उधर की बातें की थी, जो हालात और वाक़यात हैं वो सामने नहीं रखे थे। FBI जो 19 जून 2020 का फ़ैसला था, वो बाकायदा टाइम लिमिट देने के बाद कहा था कमिश्नर असेसमेंट करेगा, जुरिसडिक्शन होगी इस्लामाबाद की। FBR का जो चेयरमैन है वो रिपोर्ट भिजवाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जो रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट जस्टिस काजी फ़ायज़ा की मिसेज ने कह कर, सरीना ईसा ने कह कर वो रिपोर्ट मंगवाई, लेकिन जो ऑर्डर पास किया था कमिश्नर का, वो ऑर्डर सर्विस हुआ है। जो मैं आप जो कहा जा रहा है ना कि हमें पता नहीं था, कमिश्नर इनकम टैक्स का ऑर्डर जो है वो सर्विस हुआ है बाकायदा मिसेस सरीना ईसा और बाकी लोगों को, और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने उसकी रेमेडी ले ली है, अपील। और ये कहा गया था उस जजमेंट में बाकायदा कहा गया था, और मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए आसानी रहेगी। रिपोर्ट फाइल करनी है पर्सनली FBR के चेयरमैन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और वो फौरी तौर पर जाएगी चेयरमैन काउंसिल के सामने, सेक्रेटरी को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान। वो इस सारे मामले को देख कर अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग जो करनी है वो देखेंगे। ये बुनियादी तौर पर फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 209। अब अगला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 11वें पैरे में जो चीज़ बड़ी क्लियर है, फॉर द रिमूवल ऑफ एनी डाउट, खदशात दूर करने के एनी प्रोसीडिंग अंडर दी 2001 ऑर्डिनेंस contemplated on the one hand and before the council in term of para 9 और 10 here and above are distinct and separate for एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। Accordingly, nothing contained in this order shall affect prejudice the rights of appeal of any respondent under the 2001 ऑर्डर। उनका राइट जिंदा रखा कि ऑर्डिनेंस के तहत जो अगर अपील फाइल करनी है वो कर सकें, if they feel aggrieved of the order made by commissioner as the case may be। और उस कानून के तहत ये सारी चीज़ें चलनी हैं। अब हम चलते हैं आपके सामने जुल्फ़कार अहमद का जो ऑर्डर आया है। अब 26 अप्रैल को जवाब देना है। आमिर रहमान फेडरेशन के वकील में सुनने में आ रहा है कि शायद फ़ारूक नसीम साहब पेश हों, बताइए फ़ारूक नसीम साहब पेश होते हैं, लेकिन ये इनके लिए जवाब देना बड़ा आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया है कि वो जो कमिश्नर का ऑर्डर है वो जस्टिस मुनीम अख्तर ने जब पूछा था तो वो रिकॉर्ड पे आ चुका हुआ है, और ख़ुद बताया था। इस 19 जून 2020 के ऑर्डर की कंप्लायंस में पहला नोटिस 3 जुलाई 2019 को पूछा गया, और लंदन की जायदादें 2004 और 2013 की जिम्मेदारी के हवाले से, मनी ट्रेल के हवाले से पूछा गया। और चूँकि सरीना ईसा साहब ऑर्डर के अंदर जिक्र टैक्स पेयर का, टैक्स पेयर से मुराद सरीना ईसा साहिबा ही हैं, और टैक्स गोशवारों में जो जाहिर किया हुआ है। 3 जवाबात सरीना ईसा साहिबा ने जमा कराए, पहला 9 जुलाई को, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 28 अगस्त को। और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर सवाल मैंडेट के ऊपर उठाया गया, जवाब और शख्सियात पर इल्ज़ाम आप कहा गया आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है, इख्तियार नहीं है, आप ये प्रोसीडिंग देख नहीं सकते हैं। कराची से लाहौर कैसे, कराची से इस्लामाबाद कैसे प्रोसीडिंग आई आपके पास, फिर इख्तियार नहीं है। और इसी के अंदर मैंडेट के अलावा जो शख्सियात पर इल्ज़ाम गया कि इनकी भी आप इंक्वायरी क्यों नहीं करें, इनकी भी इंक्वायरी करें। मिसाल के तौर पर इमरान खान का कहा गया, शहजाद अकबर का कहा गया, फ़ारूक नसीम का कहा गया, या बाकी जुल्फ़ी बुखारी या बाकी जिनके लोगों की जायदादों की तफसील उन्होंने उस वक्त जो एतराज़ात उठाए थे 2020 के अंदर, जो मेन पटिशन जो CP 17 2019 चल रही थी, उसके ऊपर जो सवाल उठाए उस पर बातें उन्होंने की। इसी तरह ये भी उठाया एतराज़ के ये वज़ीर आज़म ने सदर की एडवाइस पर जो मामला
नज़रसानी की जो वहाँ पर प्रोसीडिंग की गई उसके कॉन्टेक्स्ट में बताया गया और ये भी बताया गया इसका मैंडेट आपके पास नहीं आता है। फिर तीसरा मैंने RTO के हवाले से बात की गई कि ये जो मामला है FBR जोन कर सकता है। इसका जो रीजनल टैक्स ऑफिस बेसिकली ये कहलाता है, RTO मीन रीजनल टैक्स ऑफिस है। जुल्फ़िकार अहमद कमिश्नर ने इन सारी ऑब्जेक्शंस को मीट किया। सबसे पहला जो जुरिस्डिक्शन का जो पॉइंट था उन्होंने मीट किया कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत आपका सारा जो रिकॉर्ड है वहाँ का जुरिस्डिक्शन यहाँ ट्रांसफ़र हुई, तो ये सारी प्रोसीडिंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इजाज़त देता है, इस जुरिस्डिक्शन को भी इजाज़त देता है। तो उस जुरिस्डिक्शन को सामने रख कर फैसला किया। 3 बातों का जो तकाजा किया उन्होंने, एक तो कहा जी सुप्रीम कोर्ट का फैसले की कॉपी दें। अब इसका उन्होंने बड़ी सीधी सा बात किया कि एक तरफ आप अपने ऑब्जेक्शन में कहते हैं कि नज़रसानी की दरख्वास्त दी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कॉपी दें। तो कॉपी तो आपके पास मौजूद है और आपको हम सबको पता है, कानूनी तौर पर पता है कि जब नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करनी है तो ऑर्डर साथ लगाया जाता है कि इस ऑर्डर की नज़रसानी दायर करनी है। फीस जब बकायदा जमा होती है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत आर्टिकल 188 आईन पाकिस्तान 1973 के तहत। दूसरा जो है कि जो है ना जी गोशवारों की जो गोशवारे हैं उनकी कापियाँ फराहम नहीं की गई। इस पर उनका जवाब था कि ऑनलाइन गोशवारे जमा होते हैं, आपके पास बाकायदा आपका एक्सेस मौजूद है, उसका पासवर्ड मौजूद है, चीज़ें दस्तयाब है, आराम से वहाँ आप ले लेते, ये भी मीट आउट कर लिया जाएगा। तीसरा फॉरेन करेंसी का रिकॉर्ड मांगा उन्होंने। अब उसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का उन्होंने खुद लेटर साथ लगाया जो अपने जवाब दाखिल किए, और मैंने जब इनकम टैक्स रिटर्न जो वही शहजाद भट्ट के साथ जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर वो डिटेल में जिक्र की हुई थी, वो फराहम की गई थी और वो रिकॉर्ड के अंदर मौजूद थी। और कोई इतना मुश्किल काम नहीं था कि इन चीज़ों को आप आसानी से कोई हैंडल नहीं कर सकते। इसका भी दे दिया जवाब कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने वो सारी चीज़ें आपको फराहम कर दी हुई हैं। इन चीज़ों का ये आपके पास रिकॉर्ड, ये कि वैसे भी ये रिकॉर्ड सारा होना चाहिए, इनकम टैक्स की रिटर्न है, ये सारा चीज़ तो ये क्लियर है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का अकाउंट है और इसी दौरान मुस्लिम कमर्शियल बैंक का जो ये जवाब और ये सारी चीज़ें थी, जॉइंट अकाउंट जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और सरीना फ़ायज़ ईसा का निकल आया, सरीना ईसा का निकल आया। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। सरीना ईसा का जो स्पेन में जो कि गालिबन नेशनलिटी उनकी वालिद साहब की वजह से वहाँ की है, तो वो नाम उनका वहाँ कुछ और है, तो वहाँ के पासपोर्ट को सामने रखते हुए शायद इसीलिए उन्होंने बताई कि वो नाम कुछ और हैं, वो नाम कहीं आएंगे नहीं, जिक्र नहीं होगा। लेकिन जब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आज खुद नोटिस लिया, फॉरेन अकाउंट्स की डिटेल मांगना शुरू की और FBR SCCP सबको डाला गया, तो डाटा फिर वहाँ से एक्सेस हुआ और वहाँ से फिर ये इन्फॉर्मेशन सामने आ गई। और तीनों प्रॉपर्टीज़ के जो वसाइल हैं उसके हवाले से टैक्स गुशवारों में ज़िक्र नहीं किया। ना ही 2000 मिसाल के तौर पर 2003, 2004 में, 2013 में, 2014 में, मैं पहले भी तफसीली जिक्र कर चुका हूँ। यानी आपने ये चीज़ें आप पे जिम्मेदारी है टैक्स गुजार होने के नाते। वेल्थ स्टेटमेंट में आपने क्लियर नहीं है, और अगर आपकी कोई आमदन मौजूद है, कोई एग्जाम्प्ट आमदन है, तो वो रिकनसाइल होनी है, ज़राए मौजूद होनी चाहिए, मनी ट्रेल मौजूद होना चाहिए आपके पास। आप अगर कोई एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत, तब भी तफसीलात आपके साथ होनी चाहिए। ये डिक्लेयर नहीं की, ये जाहिर आपने नहीं की हैं, यानी अगर जाहिर की होती तो इतना आसान मुश्किल काम तो था ही नहीं है। और ये कोई इंतकामी कार्रवाई का इशू भी नहीं है। यानी ये अगर फैज़ाबाद धरने के हवाले से अगर केस का जिक्र किया जाता है वो तो लेटेस्ट केस है, लेकिन ये ज़्यादा तो इनकम टैक्स की रिटर्न ये सारी आपने उस वक्त, ये पुरानी डेटों में तो कुछ नहीं हो सकता ना। पुरानी डेटों पे अगर आपने रिकॉर्ड दाखिल किया था तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, ये रिकॉर्ड सारा क्लियर होना चाहिए। तो कमिश्नर इनकम टैक्स का ऑर्डर बड़ा क्लियर है, उसकी अपील दायर कर दिया आपने एक टैक्स का वकील होने के नाते, एक टैक्स को बातों को समझ, मनी ट्रेल आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। ज़रूरी आमदन अगर आपकी थी, एग्जम्पशन थी, तो डिक्लेयर करनी चाहिए थी, नहीं की। अगर कोई जायदादें बेची थी, अगर कोई बेची थी जायदाद, तो वो डिक्लेयर करके आपको बताना चाहिए था, रिकनसाइल करना चाहिए था। जो फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो पैसा है जो बाहर ट्रांसफ़र किया है, उस फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो पैसा आया वो कैसे आया, वो सवाल पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। कमिश्नर इनकम टैक्स का ऑर्डर बड़ा क्लियर है, बहुत मुश्किल है इस हवाले से बचना। और मैं फिर एक बात बार बार करता होता हूँ कि आप एसेट बियॉन्ड मीन का बड़ा क्लियर केस है। स्पाउस या बच्चों के नाम हो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर की जिम्मेदारी है। अगर मिसाल के तौर पर उनकी मिसेस टैक्स गुजार तो हैं, अगर ये एग्जाम्प्ट आमदन थी तो उन्हें डिक्लेयर करना चाहिए था। अब जब डिक्लेयर नहीं किया है तो ओनर्स पे नहीं है, ये नहीं कह सकती
यानी वो किस सोर्स से लेंगी, वो सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये तो बड़ा सीधा सीधा, अगर मैं फिर गुजारिश करता चलूँ, मैं फिर बार कहता हूँ, अगर हमारा ये आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप इसको इस कानून के तहत नहीं देखेंगे, मिसकंडक्ट या आर्टिकल 209 के तहत नहीं देखेंगे, तो अल्टीमेट जुरिसडिक्शन कहीं नैब के पास ना चला जाए, सेक्शन 9 के तहत ये बातें सारी ना आ जाएं। सेक्शन 9 में जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन दी हैं, अगर ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट को या इन चीज़ों को सारों को अगर आप देखें, एसेट बियॉन्ड मीन को देखें, मनी ट्रेल अवेलेबल नहीं है, तो ये सारा केस फिर करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस सेक्शन 9 का ना बन जाए। लेकिन अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं है, और ना ये इजाज़त मिलनी चाहिए कि जजेस के इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन या एंटी करप्शन या नैब का डिपार्टमेंट करें। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।